हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज होने वाला है लेक्चर नंबर 16। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा था, संधारित्रों का। आज की इस क्लास में उसके आगे ही समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, और जानेंगे इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। बच्चों, वीडियो कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही फिज़िक्स की कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ डेरिवेशन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें आज का दूसरा हमारा टॉपिक है समांतर पार्श्वक्रम। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को हम पार्श्वक्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप लोग ध्यान दीजिए। पहले मैं यहाँ पर माना लिख देता हूँ, फिर उसके बाद डेरिवेशन करता हूँ। हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना तीन संधारित्र, तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, इतना हमने मान लिया कि जो है माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पर हम बनाते हैं फिगर। ठीक है, तीन संधारित्र को लेकर अब हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर स्केल से बनाएंगे ताकि फिगर सही बने। आप लोग देखिए ध्यान से इसे। बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर फिगर सामने बनाया कीजिए, तो इसीलिए हम सामने बना रहे हैं फिगर। बस आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ पर एक पहला संधारित्र बना लेते हैं। और यहाँ पर तीसरी प्लेट बना लेते हैं। फिगर थोड़ा बड़ा होगा बच्चों। अब उसके बाद तीन प्लेट हम यहाँ ऐसे बना लेते हैं, थोड़ी दूरी पर इससे। पहली प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई, और तीसरी प्लेट ये हो गई हमारी। ठीक है, तीनों प्लेटों को हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक, दिखाई दे रहा है तीनों प्लेट आप लोगों को, फ्रेम में आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम तीनों संधारित्र की तीनों प्लेटों को हम किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता क्या हमने माना है? C1। ये दूसरा संधारित्र है, इसकी धारिता हमने क्या माना है? C2। और ये तीसरा संधारित्र है, इसकी धारिता हमने क्या माना है? C3। ठीक है, अब तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु है ए बिंदु है,
और दूसरी प्लेट को हम बिंदु बी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने तीनों संधारित्र जो हैं C1, C2 और C3, इन सब की पहली प्लेट को हमने एक बिंदु से जोड़ दिया और तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेटों को हमने बिंदु बी से जोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिंदु ए को हम किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। बिंदु ए को हम किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब विद्युत स्रोत। ठीक है, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत से जोड़ने के बाद अब चूंकि हमने इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा है तो इसकी पहली वाली प्लेट पर कैसा आवेश आता है, प्लस क्यू आवेश आता है। पहली वाली प्लेट की भीतरी सतह पर यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक है, ऐसे तीनों संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक, चूंकि ये प्लेटें जो हैं समांतर क्रम में जुड़ी हैं या पार्श्व क्रम में हम कहें। ठीक है, तो तीनों संधारित्र पर पहले चूंकि तीनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में, अतः इसमें आवेश जो होगा वो Q1 होगा। यहाँ दूसरे वाले पे आवेश जो होगा वो Q2 होगा और तीसरे वाले पे आवेश जो होगा वो क्या होगा, Q3 होगा। ठीक है, तीनों संधारित्र पर समान रूप से प्लस आवेश आ जाता है। अब जो होता है प्रेरण के कारण, ठीक है, इंडक्शन के कारण इसकी दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, इसके भीतरी पृष्ठ पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, भीतरी प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। और इसके बाहरी प्लेट पर प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है, बाहरी प्लेटों पर कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। उसके बाद यहाँ पर पहले हम ऋण आवेश बना देते हैं सब, उसके बाद जो है आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है एक समान रूप से। तो पहली प्लेट पर Q1 का ऋण आवेश है, दूसरी प्लेट पर Q2 का ऋण आवेश है और तीसरी प्लेट पर Q3 का ऋण आवेश है। ठीक, और बाहर वाले पृष्ठ पर कैसा आवेश आता है, धन आवेश, और धन आवेश इसके रास्ते बिंदु बी पर इकट्ठा हो जाता है और फिर बिंदु बी को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बिंदु बी को हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो हमारा जो समस्त धन आवेश है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, बाहर पृष्ठ पर जो धन आवेश आया रहता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच विभवांतर समान होगा, विभवांतर भी समान होगा। ठीक है, इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि ये कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तीनों संधारित्र एक ऐसे पैरेलल में लगे हैं, तो ए और बी के बीच का जो विभव होगा वो तीनों के बीच का विभव होगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो बना सकते हैं कि ए और बी के बीच का विभव जो है वो क्या है, वी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ए और बी के बीच का विभव बना देते हैं। इनके बीच का जो विभव है वो क्या है, वी है, क्योंकि तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ठीक है ना, अब जो है हम यहाँ पर विभव समान है परंतु क्या है, आवेश अलग अलग है। पहले संधारित्र पर आवेश Q1 है, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 है और तीसरे संधारित्र पर आवेश जो है वो क्या है, Q3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि यदि, आगे लिखते हैं नई लाइन से, यदि संधारित्र C1, C2 व C3 की प्लेटों पर
आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हों तो सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में हमने देखा था, उसमें क्या था, विभव अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आवेश अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पर तीनों संधारित्र का विभव निकाला था, वैसे हम यहाँ पर तीनों संधारित्र का आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1, Q2 व Q3 हो तो Q1 बराबर यहाँ निकालेंगे Q1। अब चूँकि फार्मूला जो होता है संधारित्र का वो क्या होता है, C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ से Q का मान जब निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा C × V। ठीक है, Q इधर ले आएंगे, C V का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C × V। तो Q1 बराबर हो जाएगा पहला संधारित्र C1 और विभव क्या है, V है। इसी प्रकार Q2 बराबर निकालेंगे तो Q2 बराबर आएगा C2 × V, क्योंकि सभी संधारित्रों का विभव क्या है, समान है। तथा ऐसे Q3 बराबर अगर हम निकालेंगे तो Q3 बराबर आएगा C3 × V। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया इतना आप लोगों को। अब अगर कुल आवेश की बात करें, अतः कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश कितना होगा, Q होगा। कुल आवेश हम मान लेते हैं कितना होगा, Q होगा। और Q बराबर क्या होगा, Q1 + Q2 और प्लस Q3। अब यहाँ पर सब वैल्यू रख देंगे तो Q बराबर C1V + C2V + C3V। अब चूँकि V सब में क्या है, कॉमन है, तो V को हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा C1 + C2 और प्लस C3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे जो है हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए। अब जो है अगले पेज पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संधारित्र के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र लगा देंगे जो इन तीनों संधारित्र का क्या होगा, तुल्य होगा। और बिंदु A और B के बीच लगाएंगे तो उसका विभव भी क्या रहेगा, V रहेगा। और चूंकि एक संधारित्र इक्विवेलेंट संधारित्र रहेगा तो उसका आवेश भी क्या होगा, Q होगा। तो हम अगले पेज पर लिखते हैं, आप लोग देखिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा कि अब यदि बिंदु A व B के बीच तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र रख दें जो इन तीनों का तुल्य संधारित्र हो। तो हमने यहाँ पर एक संधारित्र बना दिया बिंदु A व B के बीच, जिसकी धारिता क्या होगी, C इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये इन तीनों का जो पीछे हमने बनाया है उन तीनों का तुल्य संधारित्र है। तो जब इस ए बिंदु को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर प्लस आवेश जाता है। ठीक है, तो संधारित्र की पहली प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर कैसा आवेश आता है, प्लस आवेश आता है। और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, और बाहर प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। और धन आवेश जब यहाँ पर आ जाता है तो पृथ्वी से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन धन आवेशों को क्या कर देते हैं, निरावेशित करते हैं। या हम कहें कि धन आवेश जो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। अब चूंकि एक संधारित्र A B के बीच जुड़ा है तो जब इसे Q आवेश दिया गया तो इसका विभव क्या हो गया, V वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर लिखेंगे अब, या अतः लिखिए, अतः इस संधारित्र को, अतः तुल्य संधारित्र को Q आवेश देने पर, Q आवेश देने पर इसका विभव या विभवांतर कुछ भी लिखिए, इसका विभव V हो जाता है, V हो जाता है। ठीक, जब इस तुल्य संधारित्र को हम Q आवेश देंगे तो इसका विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस दशा में Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा C इक्विवेलेंट
इंटू वी, ठीक है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है C इंटू वी, तो इस दशा में Q बराबर क्या होगा C इक्विवेलेंट इंटू वी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 हम आपको दिखाते हैं। समीकरण 1 क्या था, यहाँ पर देखिए Q बराबर वी इंटू C1 C2 और C3 ये था। तो अब चूंकि ये भी Q के बराबर है और समीकरण 2 भी Q के बराबर है, तो दोनों वैल्यू को हम आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू को हम बराबर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से C इक्विवेलेंट इंटू वी बराबर वी इंटू C1 C2 और C3, ठीक है। भी से भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 और प्लस C3, ठीक है ना बच्चों। यही क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर कई संधारित्र हैं तो ऐसे साथ में ऐसे C4 C5 करते चले जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पे कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है कि तीनों संधारित्र का जो तुल्य संधारित्र होगा वो सभी संधारित्रों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉन्क्लूजन लिख देता हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने लिख दिया कि यही समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र है, ठीक है। C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता जो है, तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता जो है वो उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो ये डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चाहे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम पे इसको हेडिंग डाल लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उसको देखते हैं। पहला बिंदु क्या होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। देखिए अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र जो है वो 2 माइक्रोफैरड का है, तीसरा जो है 3 माइक्रोफैरड का है और तीसरा जो है वो 4 माइक्रोफैरड का है। तो अगर कहा जाए कि इनको समांतर क्रम में जोड़िए तो तुल्य धारिता क्या होगी, इनको हम ऐसे जोड़ लेंगे तो तुल्य धारिता जो होगी वो कितना हो जाएगी, 9 माइक्रोफैरड हो जाएगी, ठीक है। तुल्य धारिता जो होगी वो कितना हो जाएगी, 9 माइक्रोफैरड। अब 9 माइक्रोफैरड जो तुल्य धारिता आई है वो सब इन तीनों में जो सबसे अधिक है उससे भी क्या है, अधिक है, ठीक है ना। तो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कॉन्क्लूजन लिख दिया कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान संयोजन में सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ये तुल्य धारिता का मान है 9 माइक्रोफैरड, ये क्या है, संयोजन में जो सबसे अधिक धारिता वाला संधारित्र है उससे भी क्या है, अधिक है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये पॉइंट्स? तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए तो हमें संधारित्रों को, जो हमारे पास कई संधारित्र अगर हैं तो अगर हमें उनसे अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए तो सभी संधारित्रों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि 3 संधारित्र हैं, इनसे अधिकतम और न्यूनतम धारिता कब प्राप्त होगी, तो अधिकतम धारिता हमें समांतर क्रम में मिलेगी और न्यूनतम धारिता हमें श्रेणी क्रम में मिलेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट जो है बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हम मान लें कि यदि समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता मतलब कि अगर n
n संधारित्र, n का मतलब हुआ इनफाइनाइट, n संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिताएं क्या हैं, समान हैं, तो उनकी तुल्य धारिता जो होगी वो क्या होगी, C इक्विवेलेंट बराबर पहला C फिर C फिर C, ऐसे ऐसे करके कितनी बार हैं, n बार हैं। ठीक है, तो इनकी तुल्य धारिता जो होगी वो कितना होगा, C इक्विवेलेंट बराबर n बार है तो क्या हो जाएगा, n इंटू C के बराबर। ठीक है ना, तुल्य धारिता कितना हो जाएगी, n इंटू C के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 माइक्रोफैरड के 50 संधारित्र श्रेणी समांतर क्रम में लगे हैं। 2 माइक्रोफैरड के कितने संधारित्र, 50 संधारित्र, तो n बराबर 50 हो गया और C बराबर 2 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है ना, तो 2 माइक्रोफैरड के 50 संधारित्र अगर समांतर क्रम में लगे हैं तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगी, यहाँ पर C इक्विवेलेंट बराबर 2 गुणे 50 और ये कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफैरड। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग कल की क्लास में करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। बच्चों वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।